आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स और बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए हर एक चीज़ पर पूरे कंसेप्ट वाइज चीज़ों को समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं, दिमाग से एक चीज़ को निकाल देना है कि यार सूत्र नहीं होगा या शॉर्ट ट्रिक होगी तो ही मैथ्स में पॉसिबल हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को आप मान के चलेगा, अगर मान लीजिएगा किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप फॉर्मूले बेसिस या शॉर्ट ट्रिक के आधार पर उनको करना चाहेंगे तो मैं दावा कर रहा हूँ कि मुश्किल से आप 5 या 6 क्वेश्चन फॉलो कर पाएंगे। तो देखो, मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाओ। यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया, 100% दावा है आप शॉर्ट ट्रिक खुद बना लोगे, अरे कैसा भी शॉर्ट ट्रिक क्यों ना हो उसके बाद। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने को केवल और केवल कंसेप्ट को समझना है। अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से चीजों को समझेंगे और पूरा हर एक लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे, चाहे एग्जाम में किसी भी प्रकार कोई भी क्वेश्चन अपने पास बन के क्यों ना आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसी चीज पे अपन डिस्कस करते हैं क्या नंबर सिस्टम। देखो, संख्या पद्धति, बहुत सारी ऐसी संख्याएं, सभी संख्याओं का देखो एक मिश्रण होता है और जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के मिश्रण को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं के मिश्रण को, सभी को मिश्रित कर दिया जाए तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक तो हो गया वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। रियल संख्याएं और इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्याओं का मतलब कल्पनाओं में, और कल्पनाओं में कुछ भी हो सकता है। तो अपने को यहाँ बिल्कुल भी कल्पनाओं की करना ही नहीं है, अपने को केवल वही पढ़ना है जो वास्तव में है और यही अपने सिलेबस में काम में आएगा, अपने एग्जाम में काम में आएगा। हाँ, काल्पनिक संख्या भी 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स में, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की एग्जाम में, वहां पर अपने को इन चीजों को भी पढ़ना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्या को दर्शाते हैं आयोटा और जिसका मान होता है √-1। अपन यहाँ जितनी भी संख्याओं का अध्ययन करेंगे वो सारी की सारी प्यारे बच्चों अपने पास होंगी वास्तविक संख्याएं। अब देखो यार, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप बाय मैं हर एक चीज को बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन चीजों को। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिन चीजों को आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, पहली दूसरी क्लास से जिन चीजों को अपन पढ़ा है आज तक, उन्हीं सारी बातों पे अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिएगा, मैं सबसे पहले बात करूं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सबको पता है, देखो यार एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लूं। अगर अपन किसी बच्चे को गिनती सिखाएं कि यार गिनती बोलो बेटा, तो वो ये बोलता है, अगर किसी को भी सिखाए तो अपन ये बोलते हैं 1 2 3 4। तो प्रकृति में जो काम में ली जाने वाली संख्या होती है वही होती है प्राकृत संख्या। अपन ये बोल सकते हैं 1 2 3 4, ये इन संख्याओं का जो समुच्चय है वो प्राकृत संख्याओं में आ जाएगा, जो अनंत तक, इन्फिनिट तक जाता है। 1 2 3 4, एक से शुरू होने वाली संख्या हो गई प्राकृत। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वह, अब देखो यार 1 2 3 4 बच्चा गिनती भी करते हुए पहुंचता है 10। तो 10 में जाके बच्चे को जब लिखना चाहता है उस चीज को, तब उसको यार एहसास होता है कि 10 में यार 0 और आ गया है। तो वह संख्या जो 0 यानी 0, अब एक दिमाग में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी आपकी जो मिस्टेक है वो ये कि 0 कौन सी संख्या है। सर 0 तो पूर्ण संख्या है। अरे 0 पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6। तो ये पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय जो 0 से स्टार्ट होकर चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी क्रम में मैं बात करूं, एक होता है पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक का मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस की जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। जैसे मान लो ले लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर जीरो उदासीन होता है, जीरो पे ना कभी प्लस होगा, जीरो पे ना माइनस होगा, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। तो माइनस प्लस जीरो को शामिल करते हुए जो पूरा समुच्चय बनता है वो हो जाता है पूर्णांक। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो इन्हीं से क्वेश्चन बन के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहां चीजों को समझने की कोशिश करना। क्या अपन ये बोल सकते हैं सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। और सभी की सभी पूर्ण संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक। अपन ये भी बोल सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृत संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण भी। लेकिन क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो इन हर एक छोटी छोटी बातों का अपने को गौर करना है कि कौन सा किस प्रकार कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए। अब देखो मैं इसी क्रम में बात करूं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने पढ़ रखा है सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। ध्यान देना, समझते हैं चीजों को कि क्या इवन नंबर है और क्या ओड नंबर है। देखो डेफिनेशन सब बच्चों को पता भी है। सम संख्या, देखो यहां पर भी अपन बहुत महत्वपूर्ण बातें चर्चा करेंगे कि यार किस किस प्रकार क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। आगे इनके बहुत सारे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। सब बच्चों को पता है जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, 2 का भाग पूरा पूरा चला गया वो तो हो जाएगी सम, और 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया वो हो जाएगी विषम। 2 का भाग जाने वाली सम, भाग नहीं जाने वाली विषम। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मान लीजिएगा आपके दिमाग में एक चीज काम में आती है, एक क्वेश्चन यहां से उठता है और पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 0 एक सम संख्या है या नहीं है। दिमाग में यही आता है कि यार 0 तो एक सम संख्या नहीं है। ध्यान रहे, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हर एक चीज को अपन समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे वास्तव में ऐसा क्यों होता है। प्यारे बच्चों 0 एक सम संख्या होती है। क्यों होती है? सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वह सम संख्या होती है। अब देखो आप 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि 0 में तो 3 का भी भाग जा रहा है, 0 में तो 4 का भी जा रहा है, 0 में तो 5 का भी जा रहा है। लेकिन क्या जिस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या वो सम संख्या होती है? नहीं होती है। सम वही होती है इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और 0 में संसार की किसी भी संख्या का भाग लगाओ हमेशा भाग पूरा पूरा ही जाता है। एक और मैं बेहतरीन एग्जांपल इसका बताऊं, अगर अपन क्रमागत बात करें, जैसे मान लीजिएगा मैं आपको ये समझाऊं, एग्जांपल से समझाऊं, बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिएगा 6 एक सम संख्या है, सबको पता है 6 सम संख्या है। अगर अपन 6 में 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे तो भी अपने पास सम संख्या आएगी। 6 में 2 जोड़ोगे 8, 2 जोड़ोगे 10, ये सम आएगा। अगर 2 घटाएंगे तो ये हो गया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0, 0 में से 2 घटाया -2। देखो मैं विषम, जैसे मान लीजिएगा 5 विषम संख्या है, आप 5 में 2 जोड़ो या 2 घटाओ विषम ही आएगा। 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 5 में से अगर अपन ने 2 घटाया तो ये हो गया 3, 5 में से 3 में से 2 घटाया हो गया 1, 1 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1। ध्यान रहे 0 किसकी श्रेणी में आया है? सम संख्याओं की श्रेणी में 0 आ रहा है, कहीं पर भी विषम संख्या की श्रेणी में 0 नहीं है। तो 0 एक सम संख्या होती है। बहुत बेसिक चीजें। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होने वाली, पूर्ण संख्या 0 से, पूर्णांक का मतलब नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, 0 को शामिल करते हुए। सम का मतलब 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, और विषम का मतलब 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन्हीं संख्याओं में चीजों को बहुत अच्छे ढंग से और पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और कैसी कैसी संख्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिएगा आपके सामने लिखा पड़ा है, एक होती है भाज्य संख्या
ध्यान रहे, भाज्य संख्या का एक दूसरा नाम होता है, वो होता है यौगिक संख्या, अथवा एक नाम अपन और भी बोल सकते हैं, वो होता है संयुक्त संख्या। एक होती है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम होता है, वो होता है रूढ़ संख्या। ध्यान देना, भाज्य संख्या, देखो मैं आपकी भाषा में बता रहा हूं, वह संख्या जिसमें एक तो खुद का भाग जाता है, एक का भाग जाता है, और उसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग चला गया, वो होती है भाज्य संख्या। कहने का मतलब भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाएगा। 3 संख्याओं का भाग जाने का मतलब ये हो गया कि भाज्य संख्याओं के 3 गुणनखंड हो गए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या का मतलब हो गया कम से कम 3 फैक्टर हो जाएंगे, 3 गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या में एक तो खुद का भाग जाता है और केवल एक का भाग जाता है, यानी केवल और केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड, ना तो कभी 2 से ज्यादा ना कभी 2 से कम, वो होती है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अरे बच्चों एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात और बता दूं, ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, ये भी पार्ट होती है, ये प्राकृत संख्याओं का पार्ट होती है। अब अपने को ये पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब भाज्य या अभाज्य 1 के आगे वाली आएगी वैल्यूज। अब देखो यहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली चीज अपन चर्चा करें एक, ध्यान रहे एक न तो भाज्य संख्या है और एक न ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या होगी, दोनों की श्रेणी में ही एक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, केवल अकेले एक का ही भाग जा रहा है। तो अभाज्य में केवल 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, और भाज्य तो बोल रहा है कि कम से कम 3 होने चाहिए। समझ लो इस बात को। अगली चीज देखो, ध्यान देना, मैं बात करूं 2, सबको पता है 2 में 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 2 का, यानी 2 के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। अपन ये बोलेंगे 2 कैसी संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। यहां एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं, ध्यान रहे 2 एक सम संख्या भी है। अब देखो 2 के अलावा कोई भी संख्या सम होगी, उस संख्या में खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और यदि सम है, सम होने का मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। कहने का मतलब एकमात्र ऐसी सम संख्या जो सम होने के बावजूद अभाज्य है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या केवल और केवल वह 2 है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सभी सम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो 2 होगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्या केवल एक ही संख्या है और वो 2 होती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आगे देखो, मैं बात करूं 3 की बात करें, देखो 3 में भाग जाएगा 1 और 3 का भाग जाएगा, यानी यहां पर भी 2 संख्याओं का भाग जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं 3 जो है वो अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य तो 2 होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी अपने पास 3। मैं बात करूं देखो 4, आप 4 के टुकड़े करेंगे तो 4 में 1 का भाग, 2 का भाग और 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या हो गई। तो अपन ये बोल सकते हैं 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ लो इस बात को। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अब देखो 1 ना भाज्य ना अभाज्य, 3 अभाज्य, 3 के बाद 5 विषम होता है अभाज्य, 5 के बाद 7 विषम होता है अभाज्य, और उसके बाद 9 के फैक्टर करेंगे तो 9 के फैक्टर हो गए 1, 3 और 9, यानी 9 में 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो अपन ये बोलेंगे कि सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है वो हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं।
बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, बस हर एक चीज को यहाँ समझना है। अब देखो चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा भी गया है कि कैसा बन के आ सकता है, उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के पास लिखा है क्वेश्चन में, जैसे मैं बोलूं कि जितनी भी, सुनना, सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याओं का योग अपन ने माना है, माना अक्स है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग मान लिया अक्स है जितनी भी है। और अगली लाइन में मैंने बोल दिया कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग, सुनना, विषम अभाज्य संख्याओं का योग वो मान लिया y है। ये दो चीजें मान रखी है और क्वेश्चन पूछ लिया अक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए। मेरे विचार से देखते ही आंसर आ जाएगा। अक्स माइनस वाई का मान कितना हो गया? 2। क्यों हो गया 2 समझिएगा। सभी अभाज्य संख्याओं का योग अक्स है, तो सभी अभाज्य संख्याओं में प्यारे बच्चों सम अभाज्य भी होगी और विषम अभाज्य भी होगी। सभी के योग में ये पूरा आएगा। अब सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, सभी विषम का योग y है, तो सभी के योग में से विषम का योग घटाएंगे, तो जैसे ही विषम का योग घटाएंगे तो विषम से विषम कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा? सम बचा। और अपने को ये पता है सम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 2, क्योंकि एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। मेरे विचार से बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों की उनके अलावा और कैसी कैसी संख्याएं किस किस प्रकार और पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा भाज्य और अभाज्य के बाद में अगर आप अपन लोग बात करें 2 संख्याएं देखते हैं। हालांकि यहाँ अपन आगे और भी पढ़ेंगे। देखो अभाज्य संख्याओं में कुछ एक और भी चीजें होती है, अपेक्षित अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और एक फॉर्मेट अभाज्य संख्या। इन हर एक चीजों पर चर्चा करेंगे, समझते हैं। देखो मैं 2 संख्याएं और लिख रहा हूं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, अंश बटा हर, p बटा q में। और अंश और हर कोई भी पूर्णांक होंगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है कि हर का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे चर्चा करेंगे, अपन भाजकता के नियम पढ़ेंगे कि बट्टा में जब 0 आ जाता है, इन हर एक चीज पर पढ़ेंगे कि 0/1, 1/0, 0/0 इनकी वैल्यू क्या होती है और क्यों होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, अगर आप लोग गणित में ये चीज समझ गए कि यार ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब पकड़ लिया, तो पूरी गणित चुटकियों में हो जाएगी। तो अपन इन हर एक चीज पे चर्चा करेंगे भाजकता के नियमों में कि यार वास्तव में ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, अपन उन हर एक चीज पे चर्चा करेंगे। अब देखो, जो अंश बटा हर में आएगी वो हो गई परिमेय, और जिन संख्याओं को अपन p बटा q अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते वो हो जाएगी अपरिमेय। ध्यान रहे, इनके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े महत्वपूर्ण है। मैं ये बोलूं परिमेय संख्या 5/4 परिमेय संख्या, अरे भाई अंश बटा हर में आ गई। अपन ने 5/4 को मान लो 4/5 लिख दिया, अरे बात एक ही है, अंश बटा हर में आ रही है। मैंने बोल दिया कि यार 22/7 अंश बटा हर में आ रही है, बोल दिया 7/22, कोई भी वैल्यू बोल दी जो अंश बटा हर में आ रही है, जहां अंश और हर पूर्णांक है, अपरिमेय। ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण एग्जांपल है। अब दिमाग में आता है कि यार अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? पहली चीज, वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जैसे √2, √3, पूरा पूरा वर्गमूल। ध्यान रहे, √2 का मान अपन इतना यूज करते हैं 1.414। एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करने के लिए दशमलव के बाद में 2 या 3 मान लेते हैं, जबकि ये मान तो बहुत लंबा अनंत तक चलता हुआ जाता है। चर्चा करेंगे मान क्यों आया, कैसे आया, किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो सारी अपरिमेय होगी। मैं बोलूं √4, तो √4
√4 का पूरा पूरा मान हो रहा है, तो √4 अपरिमेय नहीं हो सकती। √5 इस प्रकार की संख्याएं। मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल का गुणांक e, मैं बात करूं यदि वैल्यू आपके पास लॉग में आ रही है तो लॉग की संख्या होगी अपरिमेय। और एक और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं बात करूं पाई कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दिमाग में ये आता है पाई का मान तो 22/7 होता है, तो आज से ये भूल जाना कि पाई का मान 22/7 होता है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हमने तो पढ़ा ही है ये कि पाई बराबर 22/7। कभी भी ये नहीं पढ़ा है कि पाई बराबर 22/7। ये पढ़ा है कि पाई लगभग अप्रोक्स होता है 22/7। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, ना कि पाई की जो वास्तविक जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7। ध्यान रहे, बता देता हूं, चर्चा करेंगे, एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, वहां पर इन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे कि पाई आया कहां से, क्यों आया, इन हर एक चीज पे अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां समझिएगा, देखो पाई की जो वास्तविक जो पाई का मान होता है प्यारे बच्चों, वो मान होता है 3.1415 चलता हुआ जाता है। आप 22 में 7 का भाग लगाना तो ये आएगा 3.1428 चलता हुआ जाएगा। बस बात ये है दशमलव के बाद में दो मान यहां बराबर हो गए तो बोल देते हैं कि पाई बराबर लगभग 22/7, ना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 22/7 तो अंश बटा हर में आ गया, इसलिए 22/7 परिमेय हो गया। लेकिन पाई एक गुणांक है, इसलिए पाई कैसा है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रहे इन चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे चर्चा करते हैं, आगे और देखते हैं। मैं बात करूं जीरो कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? दिमाग में आता नहीं? अरे है, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0/1 किसी भी संख्या की अगर बट्टा में कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब बट्टा में एक है, नहीं हर का मान वहां 1 हो जाएगा, तो 0/1 वैल्यू 0। तो अपन सभी संख्याओं के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। तो दिमाग में आता है इसका मतलब 5 भी एक परिमेय संख्या है। अरे है भाई, 5 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5/1 है। इसका मतलब तो -3 भी परिमेय, हाँ -3/1। कहने का मतलब अब तक अपन ने जितनी भी संख्या पढ़ी है, चाहे वो प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, सम है, विषम है, वो सारी की सारी संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अपन ये बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं, ये ऐसे बहुत कुछ सुनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब पूर्णांक में आपकी सारी आ गई, चाहे वो सम है, चाहे वो विषम है, भाज्य है, चाहे वो अभाज्य है, ये सारी बातें यहां से अपने पास आ गई। मैं समझ सकता हूं कि ये चीज बहुत इजी वे में क्लियर हो पाई होगी। अब देखो अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि और कैसे कैसे चीजें अपने पास पूछी जा सकती। ध्यान दीजिएगा, अपन चर्चा करें, जैसे मान लीजिएगा इनसे थोड़ा और आगे बढ़े। एक बार मैं ये सारी चीजें बता दूं, अपन इस पे 2-4 क्वेश्चन भी इन चीजों पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक होता है अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या। देखो अधिकतर बच्चे दोनों का मतलब एक ही समझ लेते हैं, तो वो वास्तव में होता नहीं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है और इस चीज को समझना है। अपेक्षित अभाज्य संख्या एक होती है फॉर्मेट, FER, फॉर्मेट अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, फॉर्मेट प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित अभाज्य और सह अभाज्य में क्या अंतर है, समझते हैं इस चीज को। अपेक्षित अभाज्य संख्या होती है वे दो संख्याएं जिनका
महत्तम में से एक होता है, में से एक होता है, या अपनी भाषा में ऐसे समझ लें, जिन संख्याओं को आपस में काटा नहीं जा सके, काटे का मतलब सरलीकृत, सरल नहीं, क्या से काटा नहीं जा सके, नहीं जा सके। एग्जाम्पल से समझिएगा। अरे मान लीजिएगा यार 15 और 16 है, क्या 15 और 16 को आपस में काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो 15 और 16 अपेक्षित अभाज्य संख्या है। और ये चीज पता है, पढ़ेंगे आगे लघुत्तम और महत्तम में, जिन संख्याओं में किन्हीं भी संख्याओं का अगर भाग नहीं जाए उनका महत्तम हमेशा एक होता है। तो बोल देते हैं कि ये संख्या जिनका महत्तम से एक होता है, या जिन संख्याओं को आपस में नहीं काटा जाता है। मैंने बोल दिया 25 और 49, अरे बिल्कुल सही है 25 और 49। अब देखो ध्यान देना, सहभाज्य संख्याएं डेफिनेशन तो यही होती है, वे दो संख्याएं, सुनना दोनों का डिफरेंट, जिनका में से एक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सुनेगा, लेकिन वे दोनों संख्याएं, लेकिन वे दोनों संख्याएं अभाज्य होती, ये चीज है यहां। सहअभाज्य में दोनों की दोनों जो संख्या होगी वो दोनों की दोनों संख्या अभाज्य होगी। जैसे मैं बात करूं 5 और 7, अब यार ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, 5 और 7 को किसी से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, इसका मतलब में से एक होगा। यहां दोनों संख्या अभाज्य होना जरूरी नहीं है, अपन ये बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं अपेक्षित संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हो सकती है, लेकिन अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य होना कोई जरूरी नहीं है। में से यहां पर एक है, लेकिन दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए। यहां अभाज्य की कोई कंडीशन नहीं थी, यही इन दोनों में अंतर है। समझे बात को? अब देखो अगर आगे बात करें कि फॉर्मेट प्राइम नंबर क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी समझने यार। फॉर्मेट प्राइम नंबर किस होते हैं? वे संख्याएं जिनको 2 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, वे संख्याएं होती है फॉर्मेट प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनको 2 की पावर n, इसका मतलब n क्या है? n यहां पर प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या जिसका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी वैल्यू दिया हुआ जा सकता है। समझे इस चीज को? अब देखो ध्यान दें, जैसे मान लीजिएगा अपन ने रखा n बराबर 1, समझते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को। अपन ने रखा n बराबर 1, देखो n बराबर जैसे ही 1 रखेंगे, n बराबर अपन 2 रखेंगे, n बराबर अपन 3 रखेंगे। हाँ n, देखो मैं बात करूं छोटा सा, अपन ये बोलते हैं n की वैल्यू अपन प्राकृत ना लेके n की वैल्यू पूर्ण से स्टार्ट कर लीजिएगा, पूर्ण से। n का मतलब वैल्यू 0 से, आप 0 से वैल्यू ले सकते हो 0 1 2 3 4। n का मतलब कोई भी यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, n का कोई भी मान आप मान सकते हैं, 0 से ले सकते हैं, 1 यहां जरूरी नहीं है, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 0 से स्टार्ट करके। अब जैसे मान लीजिएगा अपन ने रखा n बराबर 0, तो जैसे ही देखो अपन n बराबर 0 रखेंगे तो ये n बराबर 0 का मतलब 2 की पावर 0 प्लस 1। ध्यान रहे अपन को इस चीज के बारे में पता है कि किसी भी वैल्यू की यदि पावर 0 है उसका मान 1 क्यों होता है। चर्चा करेंगे, चैप्टर आएगा घातांक करने में, वास्तव में हर एक चीज को समझेंगे। ये रटना नहीं, इन चीजों को समझना है कि वास्तव में ये आया, लेकिन क्यों आया, इसकी वजह क्या थी। देखो 2 की पावर 0 को हल करेंगे, इसका मतलब 2 की पावर 0 का मतलब मान 1 हो गया, तो ये 2 प्लस 1, और यदि 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2 और 1 क्या हो गया 3। इसका मतलब पहली जो फॉर्मेट प्राइम नंबर है वो 3 हो गया। अब अपन ने n की जगह 1 रखा, तो देखो जैसे ही n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 का मान हो गया 2। अब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। n की जगह देखो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4, 16 प्लस 1 ये हो गया 17।
n की जगह पर 3 रखो। अब देखो गणना कितनी लेंथी बन के जाती है। देखो जैसे ही n की जगह 3 रखेंगे तो n की जगह 3 रखने पर ये 2 की पावर 3 होगी। तो पहले 2 की पावर 3 को हल करेंगे। 2 की पावर 3 का मान होता है 8, तो अपन इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 प्लस 1। अब देखो 2 की पावर 8 का मान हो गया 256। 256 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 257। तो इन बहुत सारी चीजों को अपन बहुत इजी वे में और बहुत कवर कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या और कैसा अपने पास बेहतरीन क्वेश्चन जो बन के आ सकता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी परमेट प्राइम नंबर है, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक, ध्यान रहे मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक केवल और केवल 3 ही परमेट प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक। और वो कौन कौन सी है? 3, 5 और 17। अगर इनका योग अपन से पूछा गया है तो अपन इनका योग कर लेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 1000 तक, मैं बात करूं ध्यान देना 1 से लेकर 1000 तक, तो 1 से लेकर 1000 तक ये 257 एक ही और जुड़ेगा तो ये 4 हो गया। अब देखो अगर मान लीजिएगा अपन n बराबर यहां रखते 4, तो जैसे ही n बराबर 4 रखेंगे, अब देखो गणना को देखिएगा n बराबर 4 का मतलब ये हो गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 16 प्लस 1। और 2 की पावर 16 का मतलब 2 को 16 बार गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए गणना बता दूं, ये गणना आएगी लगभग 65,536। और 65,536 में अपन 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 65,537। इसका मतलब आगे गणना बहुत लेंथी होती जाएगी। तो 1 से लेकर 100 तक केवल 3 परमेट अब ऐसी संख्या होती है। अगर 1000 तक की बात करें तो 4 होती है। ध्यान रहे कौन कौन सी? 3, बस आप 4 वैल्यूज को ध्यान रखना सफिशिएंट है। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 17 और 17 के बाद 257। मैं समझ सकता हूं इन चीजों को बहुत इजी वे में आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिएगा इनके अलावा भी क्या कोई और संख्या किसी भी प्रकार से अपने पास वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिएगा एक होता है पूर्ण संख्या, ध्यान देना अभी अपन ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं यानी वॉल नंबर, या अपन इसको ये भी बोलते हैं पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या बातें की है। ये पूर्ण संख्या है परफेक्ट नंबर, ये है परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो 0 से स्टार्ट होता है तो वो वॉल नंबर 0 से स्टार्ट 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या, ये है परफेक्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि यार परफेक्ट नंबर होता क्या है। अब अपन इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते कि यार भाई क्या इन संख्याओं में यार क्या कोई ऐसी भी संख्या होती है क्या, तो हर एक चीज को समझते हैं। अब देखो यार मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या खुद को छोड़कर, एक बार मैं लिख रहा हूं एग्जांपल से, देखो ये बात क्लियर होगी। किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो होता है अपना परफेक्ट नंबर। मैंने एक नाम लिखा है संख्या खुद को छोड़कर, खुद को नहीं जोड़ना है। मान लीजिएगा एक बात बताएगा, अपन किसी संख्या में उसी को जोड़ेंगे, मान लो 10 में 10 को जोड़ेंगे, इसका मतलब डबल हो जाएगा। अथवा मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकता हूं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत इजी रहेगा। ये रहेगा कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या से 2 गुना प्राप्त हो जाए, कितना गुना प्राप्त हो जाए? 2 गुना प्राप्त हो जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर कहलाता है।
2 गुना। अरे भाई बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप 15 के फैक्टर करोगे तो प्यारे बच्चों 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी 15 में किन किन का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 15 का जाएगा। तो अगर 15 खुद को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है डबल हो जाएगा योग। तो इसका मतलब अपन ये बोल दें कि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या से 2 गुना प्राप्त हो जाए तो वह परफेक्ट नंबर होता है। देखो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लीजिएगा 10 है, 10 के फैक्टर करने, फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 10 में किन किन का भाग जा रहा है। देखो 10 में भाग जाएगा 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। तो मैंने पहली डिफरेंस बोली है कि खुद को छोड़कर बाकी का योग 10 कर लो। संख्या खुद को छोड़कर बाकी का योग 10 हो जाए अथवा सभी का योग डबल हो जाए तो सभी का योग कर लीजिएगा, जैसा ही आपको सुटेबल लगे। बहुत इजी में देखो सभी को जोड़ोगे तो ये 1 2 3 3 5 8 10 18 डबल नहीं हुआ, इसका मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। मान लीजिएगा मैंने बोल दिया 8, अब 8 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 14, 14 और 1 हो गया 15। योग होना चाहिए 8 का डबल 16, नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा मैंने बोला 6 के टुकड़े कीजिएगा, 6 के गुणनखंड कीजिएगा। 6 में भाग जा रहा है 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जा रहा है। अब आप इन सबको जोड़ो, जोड़ेंगे 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, सबका योग 12 हो गया। क्या सबका योग 6 से डबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार जो एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्यारे बच्चों 28 के फैक्टर कीजिएगा। 28 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 4 का भाग जाता है, 7 का जाता है, 14 का जाता है, 28 का जाता है। सबको जोड़ेंगे, देखो 28 और 14 हो गया 42, 42 में 7 जोड़ेंगे 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53, 53 में 2 जोड़ेंगे 55, 55 और ये कितना हो गया 56, यानी सभी का योग हो गया 56। क्या 28 का डबल हो रखा है? बिल्कुल डबल हो रखा है। इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। इन हर एक छोटी बात पे अपने को विशेषकर ध्यान देना है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए मैं संख्याओं के इस अध्ययन को थोड़ा सा और बता के ये जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण है, इसको अपन खत्म करते हैं। मैं 2-4 बातें आपको और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जानना बेहद जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछा जाए कि अभाज्य संख्या है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को किस फॉर्मेट में दर्शाया जा सकता है, किस प्रारूप में दर्शाया जा सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर को 6 के ±1 के फॉर्मेट में दर्शाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार 6 के ±1 क्यों? देखो के का मतलब है यहां पर कोई भी अंक, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4। मैंने यहाँ n क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपन मोस्टली यही मान लेते हैं कि यार n का मतलब सारी प्राकृत संख्या हो गई, तो अपने को सभी प्राकृत संख्या नहीं लेना है। अब देखो समझो इस चीज को कि अपन ने 6 के ±1 क्यों लिखा, वजह क्या है? मेरे प्यारे बच्चों आप 5 या 5 से बड़ी, सुनिएगा, 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है और यदि उस अभाज्य संख्या में यदि आप 6 का भाग दे रहे हैं, देखो मैंने कंडीशन बताई है अभाज्य संख्या है, और यदि उस अभाज्य संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं, के का मतलब हो गया ये गुणज है कोई ना कोई पूरा पूरा, +1, इसका मतलब ये +1 का मतलब या तो शेष बचेगा 1 या 6 -1, 6 -1 का मतलब क्या हो गया 5 शेष। आप 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है, यदि उस अभाज्य संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं तो या तो शेष बचेगा हमेशा 1 या शेष बचेगा हमेशा 5। इसके अलावा अभाज्य संख्या में कोई भी वैल्यू शेष नहीं बच सकती 100%। अब ये मत सोच लेना कि जिसमें 1 और 5 बच गया वो अभाज्य हो गई। क्या 49 है, 49 में 6 का भाग देंगे 1 ही बचेगा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अभाज्य हो गया। मैंने बोला अभाज्य संख्या में यदि भाग दे रहे हैं 6 का,
किसी भी अभाज्य संख्या में यदि 6 का भाग दें तो या तो शेष बचेगा 1 या शेष बचेगा 5, इसके अलावा कोई शेष नहीं बच सकता है। इसका मतलब ये हो गया k का मतलब भाग कितनी बार गया, तो इसको 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट के रूप में दर्शाया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अपन 2-3 बातों पर और डिस्कस कर लेते हैं जो काफी बार एग्जामों में भी पूछा गया है, आपको पता भी होना चाहिए इन चीजों के बारे में। जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूं, ये बहुत बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखो 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है मैं बता दूं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19 और 23, 3 ये और 3 ये। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या है। इसी क्रम में देखो अगर मैं बात करूं 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो अब 9 में 6 और जोड़ दीजिएगा, 15 हो गया। अगर मैं बात करूं 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य है, 15 में 6 और जोड़ दीजिएगा 21। ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। अब देखो ये इनको याद करने का फायदा क्या हो, देखो अपने को एग्जाम में क्या होता है, टाइम को बचाना होता है। जैसे मान लो अपने को ये पता है कि 1 से लेकर 75 तक 21 अभाज्य संख्या है। अब मान लीजिएगा अपन से ये पूछ लिया कि 1 से लेकर 70 तक कुल कितनी अभाज्य है। अब अपने को ये पता है कि 75 तक तो 21 होती है, तो 70 के बाद में 71, 72, 73, 74, 75 इन संख्याओं को अपन देख लेंगे। तो अब आपको पता है कि 75 अभाज्य नहीं है, 74 नहीं है, 72 नहीं है, 71 और 73 2 है, तो 21 में से 2 घटा देंगे, अपना आंसर कितना हो जाएगा, 19 अपना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये और ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 9। और यदि आप इन सारी 9 की 9 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो इन सभी अभाज्य संख्याओं का सम योग जो आएगा वो योग आएगा 100। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 प्रकार से। 1 से लेकर 25 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, 100। अदरवाइज ये भी तो बोल सकता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 9 अभाज्य संख्या 1 से 25 तक ही होती है, तो उनका योग भी कितना होता है, 100 होता है। मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत इजी वे में इन चीजों को समझ पाए होंगी। मैं लास्ट एक अंतिम चीज यहां और बता देता हूं अभाज्य संख्या, सॉरी इन संख्याओं के लिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। देखो आगे अपन चर्चा करेंगे, दशमलव बिन चैप्टर आएगा। दशमलव 2 प्रकार का होता है, मोटा मोटा मैं यहां बता दूं, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक दशमलव होता है शांत और एक दशमलव होता है अशांत। देखो नाम से स्पष्ट है, बेचारा शांत हो गया। शांत का मतलब उसको तसल्ली मिल गई है। अशांत यानी उसकी जिंदगी में अशांति छाई हुई है, तसल्ली नहीं मिली है। तो शांत का मतलब तो ये हो गया जैसे 6.125 शांत हो गया। दशमलव के बाद में 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5। अशांत का मतलब 5.236 जो भी आ रहा है, कोई भी वैल्यू रख दिया अपन ने, 616 यानी शांत नहीं हुआ, चलता हुआ जा रहा है। या ऐसे आ गया 2.3017803709, कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी ये बेचारे शांत नहीं हो रहे। दशमलव 2 प्रकार का, शांत और अशांत। शांत का मतलब शांत हो गया। देखो ये शांत है तो ये तो परिमेय होगा, डेफिनेट परिमेय होगा। अब देखो अशांत 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मतलब होता है, एक तो होता है आवर्ती अशांत और एक होता है अनावर्त। आवर्ती अशांत का मतलब ये हो गया, जैसे मैं बात करूं 0. जैसे ये लिखा पड़ा या 0.3333 यानी बार बार आवर्ती हो रही है। और इसका मतलब 2.1069067185 कोई भी वैल्यू आ रही है। तो ध्यान रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं होगा। कैसा होगा,
परिमेय संख्याएं, आवर्ती आसान दशमलव परिमेय क्यों होगा, आगे देखो इन हर चीज को पढ़ेंगे। देखो इस संख्या को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं, इसको अपन ये बोलते हैं 0.3 पर बार अथवा 0.3 पर बार, ये दोनों बार के साइन है। आजकल एग्जाम में ये पूछा जाता है, दोनों बार के साइन है। दशमलव बिंदु में मैं पूरा विस्तार से हर चीज को बताऊंगा। तो बार की संख्याओं को हल करने का तरीका होता है, इसको लिखेंगे 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। अब ये 9 क्यों आया, क्या वजह है, रटना नहीं है, दशमलव बिंदु चिपन में सारी बातें मैं क्लियर करवा दूंगा। तो ये जो भी जिन संख्याओं की बार बार आवर्ती होती है उन संख्याओं को अपन बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो आवर्ती आसान दशमलव कैसा होता है, परिमेय संख्याएं होती है। मेरे विचार से संख्याओं का वर्गीकरण बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। द बेस्ट और बहुत इजी वे में आपको बहुत शानदार मेथड समझाया गया इन चीजों में। अब कैसे भी यहां से क्वेश्चन, देखो कोई भी वैल्यू बन के आ सकती है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार बन के आ सकता है। अपन ने हर एक चीज को बहुत इजी वे में समझा है, जो कि गणित सीखने के लिए बेसिक नॉलेज होना अपने को बहुत जरूरी है, जहां से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछे गए। चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।